Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic profit maximization. यानी कि आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या मतलब है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का? An assumption in classical economics is that firms seek to maximize profits. Profit is equal to total revenue minus total cost. क्लासिकल इकोनॉमिक्स में एक एजम्पशन को फॉलो किया गया है और इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है जितनी भी फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं इकोनॉमी के अंदर वो केवल और केवल अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वर्कआउट कर रही होती हैं। प्रॉफिट को डिटरमाइन करने का एक प्रॉपर फॉर्मूला दिया गया है एंड द फॉर्मूला इज़ टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यानी कि फर्म के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के बाद जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया जाता है उसमें से वो टोटल कॉस्ट को डिडक्ट करते हुए अपने प्रॉफिट को प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकती है। तो फॉर्मूला हो गया इसका प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है। Therefore, profit maximization occurs at the biggest gap between total revenue and total cost। ये तो हमने बात करी प्रॉफिट की कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट डिटरमाइन हो जाएगा। अब हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि रेवेन्यू प्लस में है, कॉस्ट माइनस में है, तो प्लस वाली वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दीजिए, माइनस वाली वैल्यू को मिनिमाइज कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली उनका गैप लार्जेस्ट हो जाएगा और वो लार्जेस्ट गैप मैक्सिमाइज वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। तो इसी वजह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना होगा और टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा। तो इसका जो बिगेस्ट गैप होगा ये हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस और कंपनी टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट विद लो कॉस्ट विच इज कंसिडर्ड एज द चीफ टारगेट of any business and also one of the objective of financial management। किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस फर्म का मेन पर्पस क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। और ये किस में डिपेंड करता है? किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस या कंपनी की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कम से कम कॉस्ट के साथ में मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर पाती है। ये केवल कैपेबिलिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर फर्म की और ये किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस का एक चीफ, एक मेन टारगेट होता है। और इसी वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जिसको अचीव कैसे कर सकते हो? जब आप अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करते चले जाओ और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करते चले जाओ। तो यहाँ एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। क्या है डेफिनेशन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द अप्रोच और प्रोसेस विच इंक्रीजेज द प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर ऑफ द बिजनेस। तो एक तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है या वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जो किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के प्रॉफिट या अर्निंग पर शेयर को लगातार इंक्रीज करती चली जाती है। तो जो उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है उसे हम मैक्सिमाइज प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हैं। आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। नेक्स्ट वन इज द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के क्या क्या प्रॉपर बेनिफिट्स हैं? वाई द फर्म्स वांट टू इनकर मैक्सिमम प्रॉफिट। क्यों फर्म्स मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना चाहती हैं? इसके रेफरेंस में यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगा। द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी ऑफ द फर्म और कंपनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी का जो मेन फाउंडेशन है वो क्या है? वो है प्रॉफिट। और किसी भी कंपनी या बिजनेस के एग्जिस्टेंस के लिए क्या ज़रूरी है? प्रॉफिट ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई फर्म अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है और अगर वो प्रॉपर क्वांटिटी में प्रॉफिट को अर्न नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो अपने फर्दर बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। उसके एक्सपेंड होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। एक्सपेंड तो बाद में होगी, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। एक टाइम के बाद उसका एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा। तो अपने इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर फर्म को प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी है और जितना ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा उतना ही उसके एग्जिस्टेंस के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा इसमें बेनिफिट रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। प्रॉफिट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस और कंपनी। दैट इज़ ऑब्वियस। किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की जो परफॉर्मेंस
है उसको हम उसके द्वारा अर्न किए गए प्रॉफिट के बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से जो किसी भी कंपनी के द्वारा अर्न किया गया प्रॉफिट है वो उसके स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है। अगर कोई फर्म ऐसी है जो एनफ प्रॉफिट को अर्न नहीं कर पा रही है तो ये अपने मेन और चीफ टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगी, फुलफिल नहीं कर पाएगी, और कहीं ना कहीं इसके एग्जिस्टेंस पर एक रिस्क अराइज होना शुरू हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि प्रॉफिट को अर्न किया जाए। तो प्रॉफिट क्या डिफाइन करता है? एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है। जो फर्म जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है उसको उतना ही वेल परफॉर्मिंग फर्म की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट, इसमें बेनिफिट रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी इनडायरेक्टली प्लेज अ रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग। जब कोई भी फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के टारगेट को अचीव कर लेती है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर को भी पॉसिबल करती है ये फर्म। क्योंकि जब एक बिजनेस प्रॉफिट को अर्न कर रहा होता है तो वो क्या करेगा? वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उनको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करेगा और एलोकेट करेगा। जब उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन चल रहा है, रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन चल रहा है, तो इसके बेसिस पर इनकी इनकम भी तो बढ़ेगी। क्योंकि जो इनकम जनरेट की जाएगी वो इन्हीं फैक्टर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए, की जाएगी। लैंड को रेंट मिल रहा होगा प्रॉपर, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा होगा प्रॉपर, लेबर को उनके प्रॉपर वेजेस मिल रहे होंगे, और एंटरप्रेन्योर अपना एनफ प्रॉफिट भी अर्न कर रहा होगा। तो इससे जो सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम भी तो बढ़ रही होगी, और इनकम जनरेशन की वजह से उनका सोशल वेलफेयर भी तो पॉसिबल हो रहा होगा। तो कुल मिला के किसी भी कंट्री के अंदर अगर फर्म्स लगातार अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पा रही हैं तो उसकी वजह से उसको इकोनॉमिक और सोशल बेसिस पर भी बेनिफिट मिलता है, और जो उसके जो ह्यूमंस हैं उनका इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर भी पॉसिबल हो पाता है। यह केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पर ही पॉसिबल हो सकता है। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज हाउ टू अचीव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब पॉइंट ये आता है कि हम किस तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो यानी कि प्रॉफिट दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, एक तो टोटल रेवेन्यू पर और दूसरा टोटल कॉस्ट पर। तो इसका मतलब दो तरीके हैं, या तो आप अपने रेवेन्यू को लगातार मैक्सिमाइज करते चले आइए और उसके साथ साथ अपनी कॉस्ट को भी आप मिनिमाइज करते चले आइए, तभी जाकर आप प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। और वो प्रॉफिट कैसा होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए हम दो स्टेप्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग सेल्स रेवेन्यू। तो पहले हम बात करेंगे कि हमें सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग सेल्स रेवेन्यू के बारे में। सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए हमें कुछ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वेज को फॉलो करना होता है। जिसमें पहला है इंक्रीजिंग सेल्स क्वालिटी बाय अप्लाइंग बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, a thorough market study to assess that from which segment more money is coming to the business and concentrate in making more sales from those products or services। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अपने सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए अपनी सेल्स क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है। इसके लिए आप बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करिए। इसके लिए आप लगातार क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स की लेटेस्ट टेक्निक्स का यूज़ करिए। प्रॉपर एक मार्केट स्टडी करिए, ये देखिए क्वालिटी गैप कहाँ आ रहा है, उस क्वालिटी गैप को भरिए, आप फिल करिए। ये भी एसेस करिए कि ऐसे कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहाँ से बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, और फिर आपको उन पर्टिकुलर सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है जिससे कि आप उनसे और ज़्यादा पैसा बना सको, और ज़्यादा इनकम उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या मार्केट से जनरेट कर सको। इसके रिगार्डिंग आपको और बेटर स्ट्रेटजीज को डेवलप करना होगा। सेकेंड पॉइंट आता है इसके रेफरेंस में, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको आप इस तरीके से इन्फ्लुएंस करिए, मोटिवेट करिए, इंसिस्ट करिए कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की एक्स्ट्रा यूनिट्स को परचेज करें, तो भी आपका सेल्स रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन बाय सेलिंग अ वाइडर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो प्रोडक्ट्स आप डेवलप कर रहे हैं उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ मार्केट में लॉन्च करिए, और वाइड वैरायटीज़ के बेसिस पर अपना स्कोप बढ़ाते चले जाइए, जिससे कि क्या होगा? आपकी सेल्स भी लगातार इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट रहता है इसके अंदर रिवाइजिंग प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अचीव इंक्रीज्ड सेल्स रेवेन्यू। You can charge a higher price for your product or service if it's better in quality।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को रिवाइज करना है। आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनको ऐड करने के बाद आपका प्रोडक्ट बेटर परफॉर्म कर सकता है। जब बेटर परफॉर्म कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स को पसंद आएगा ये, और जब उनकी पसंद के दायरे में होगा तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे और आपका रेवेन्यू लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। और जब आप बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराएंगे तो जिस प्राइस पर आप सेल करेंगे उस प्राइस पर कस्टमर्स परचेज करेंगे और तब आप हायर प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उसके आप हायर प्राइजेस भी चार्ज कर सकते हैं और इस तरह से अपना सेल्स रेवेन्यू भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज कैन ऑल्सो इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू। अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ को लगातार मोटिवेट करते रहते हैं तो वो भी सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने में काम आता है। क्यों? क्योंकि जो सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज़ हैं वो ज़्यादा बेटर वे में परफॉर्म करेंगे, उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती चली जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे, सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट होगा। क्योंकि जब उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो उतने ही टाइम में वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, कंपनी की कॉस्ट क्या होगी, कंट्रोल होगी, और इस तरह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। वन ऑफ द वे इज देयर एजुकेटिंग ऑल कस्टमर्स बोथ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो क्या कर सकते हो आप अपने कस्टमर्स को और जो आपके रिटेलर्स हैं या जो चैनल पार्टनर्स हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग है या फिर वो पोटेंशियल है, उनको आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में एजुकेट करना है, उन्हें बताना है, इन्फॉर्म करना है, परसुएट करना है। और इसके लिए आप डिफरेंट टाइप के मीडियाज़ की हेल्प ले सकते हो, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, एडवर्टाइजमेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पब्लिशिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग लीफलेट्स, पोस्टर्स, बैनर्स, बहुत सारे टूल्स हैं। इनकी हेल्प लेते हुए आप अपने पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग दोनों टाइप के कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में प्रॉपर्ली एजुकेट कर सकते हो, उनको आप परसुएट कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, जैसे कि आपकी सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो सेल्स रेवेन्यू भी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी सेल्स को प्रॉपर्ली इंक्रीज कर सकते हो और उससे आपका सेल्स रेवेन्यू भी लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉस्ट कटिंग की, यानी कि फर्म को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सके। तो कॉस्ट कटिंग के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं यहाँ पर, जैसे कि जो डिफरेंट सेक्टर्स में उसके द्वारा मनी का एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसका वो प्रॉपर्ली एनालाइज करें और ये देखें कि कहाँ कहाँ उसको कितना कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, और अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो रही है तो उसको तुरंत कट करा जाए। दूसरा है नेगोशिएट विद सप्लायर्स फॉर चीपर प्राइजेस स्पेशली व्हेन बाइंग इन लार्ज क्वांटिटीज़। अब आप नेगोशिएट भी कर सकते हो, जिन सप्लायर से आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, अगर आप उनसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हो कि वो उन्हें आपको वो कम प्राइस में प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को सेल करें। जब रॉ मटेरियल कम कॉस्ट में अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कॉस्ट भी आपकी कम आएगी। तीसरा तरीका इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जितनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी वेस्टेज उतनी कम से कम होगी और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट उतनी ही कम होती चली जाएगी। जो टेक्नोलॉजीज़ टाइम को सेव कर रही हूँ और आपके प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर रही हूँ उनको अप्लाई किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये आपके लिए प्रॉफिटेबल कंडीशंस को इंप्लीमेंट करता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कॉस्ट पर यूनिट लगातार कम होती चली जाती है। चौथा तरीका इसके अंदर न्यू कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी सप्लायर को सर्च करना, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो एनर्जी सेक्टर पर खर्च किया जाता है, और जब आप एक कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी सप्लायर को सर्च कर लेते हैं या उसका कोई ऑप्शन सर्च कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट में का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ आउटसोर्सिंग। एक तरीका है आउटसोर्स करने का। कुछ जॉब्स ऑर्गेनाइजेशन खुद परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन जब मैं छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ तो उनके लिए सारी जॉब्स को एक साथ परफॉर्म कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो क्या करती हैं, कुछ जॉब्स को वो आउटसोर्स कर देती हैं और आउटसोर्स करके वो बहुत सारा पैसा भी सेव कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप फुल टाइम बेसिस पर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉलो करोगे बिजनेस की तो आपको फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को भी फॉलो करना पड़ेगा, और उस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को भी फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कॉस्टिंग ज़्यादा आ सकती है। तो अगर ऐसी जॉब है जिसमें आप फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, किसी दूसरी एजेंसी को उस जॉब को आउटसोर्स कर देते हो। जो भी फ्रीलांसर्स हैं उन फ्रीलांसर्स को उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप उस जॉब को या उस टास्क को आउटसोर्स कर देते हो, जिससे कि आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है। तो ये भी कॉस्ट को कम करने का एक बेटर ऑप्शन रहता है। तो इस तरीके से आप अपनी कॉस्ट को प्रॉपर्ली मिनिमाइज कर सकते हो। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हुए
और रेवेन्यू को, सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करते हुए और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हुए आप अपने प्रॉफिट को इस तरीके से मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू।